तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और भाई मैं इन दिनों ये वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि भाई तुम्हारा भाई शादियों में जा रहा था और तुम्हें पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ ही रही होगी जहाँ पे ढोल नगाड़े अभी भी बज रहे हैं। और अभी के टाइम पे दो दो शादियाँ हो चुकी है, एक बच्चे का जन्मदिन हो चुका है और अभी जो कि कुछ भजन कीर्तन बाकी हो रखा है कुछ शादी पार्टी का। इसी वजह से उनके शोर शराबे के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और जब भी मेरे को टाइम मिल रहा था मैं वीडियो की बनाने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई बना नहीं पा रहा था, समझ रहे हो। इसलिए भाई तुम लोगों को इतनी सारी वीडियो में डिले देखने को मिली है। और बीच में जब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने ये दो दो आधे घंटे की वीडियो मैंने बना के दे दी थी। तो इस वीडियो को देखने से पहले भाई वो दोनों आधे घंटे की वीडियो जरूर से ही तुम लोग देख लेना, जिससे कि तुम्हें ये वाली वीडियो समझ में आ जाएगी। तो अब जब मैंने तुमसे इतनी सारी बातें कर ली, उन सभी का सार यही है कि भाई मेरे तरफ इतना सारा शोर शराबा हो रहा था, इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। तो अब बातचीत बहुत हो गई, अब वीडियो पे आते हैं। जहाँ पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था जो ने जितने भी हेवनली असैसिन्स थे उनको खुद के पास ही रिक्रूट कर लिया था। फिर वो जाके मिला था जिन से, जिसने जो के खून को पी के अपने टेक्निक को 90% तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में जियांगो के डेवलपमेंट का सीन दिखाया गया था जिसमें वो एक हेवनली असैसिन से फाइट करता है और वहीं पर ही एनलाइटमेंट पा करके अपने आप को लेवल अप करता है। फिर जियांगो का जैसे ही लेवल अप का वो कांड खत्म हुआ था वैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें ढेर सारे बिल्डिंग्स के मॉडल्स दिखाए जाते हैं जिसको देख करके अपना जो बड़ा खुश हो जा रहा होता है। फिर इसको देखते देखते ही बोलता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख करके मेरे को ईस्टर्न एम्बेसी की याद आ गई जो कि इसी तरीके से आसमान को छू रही थी और इसके जैसा यहाँ पे और कोई बिल्डिंग था ही नहीं जिसको मैंने अब तक कभी देखा हो। इसके बाद जीगल कुछ पेपर्स को जो की तरफ करते हुए बोलता है, ये कुछ वो सॉल्यूशन है जो कि हमारे इंजीनियर्स ने हमें दिया है और जहाँ तक कि मैंने इसको स्टडी किया है ये सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव तो है। लेकिन जो फिर जीगल की इस बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, यहाँ पे एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि हम ये पवेलियन को कवर करने के लिए आखिर ऐसे कौन सा मटेरियल का यूज़ करें जो कि ये स्टील के एच बीम को कवर कर सके। कारपेंटर ने इसमें अपना सजेशन दिया है पीच पाइन को यूज़ करने का, स्टोन मेसन ने कहा है ग्रेनाइट स्लेब को यूज़ करने का और पोर्टर्स ने कहा है कंपोजिट क्ले को यूज़ करने का। बिल्कुल सही ना। जीगल बोलता है बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे हर एक के अलग फायदे और नुकसान है स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट के हिसाब से, जिसमें कॉस्ट और टाइम भी आता है। एक तरफ जहाँ हमारे पास एक मजबूती वाला ऑप्शन है जिसमें हम स्टील फ्रेम्स का यूज़ करेंगे और उसके ऊपर ग्रेनाइट स्लैब को डाल करके स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये तरीका सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और इसमें एक बहुत बड़ी कमी ये भी है कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते अगर यहाँ पे कोई भी डिजास्टर से कुछ डैमेज हो गया तो। जो बोलता है हाँ तो फिर पीच के बारे में क्या ख्याल है। जीगल बोलता है हम इसका यूज़ करते हुए एक बहुत ही बड़ा पवेलियन बहुत ही कम टाइम में बना तो सकते हैं जिसमें हमारा पैसा भी कम लगेगा, लेकिन ये वुड के होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कम ड्यूरेबल होगा। हो सकता है कि इसके किसी पार्ट में दीमक लग जाए या फिर कोई पार्ट में सड़न भी आ सकती है जिसके चक्कर में हमारा पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही प्रॉब्लम में आ सकता है। और स्पेशली ये तो वाटर के लिए बिल्कुल ही असुरक्षित है। जो ये सुन के सोचता है ये पीच पाइन हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये कोई भी 10 स्टोरी बिल्डिंग के लिए एक अच्छा सा सुटेबल मटेरियल है ही नहीं। इसके बाद जीगल दोबारा से बोलता है मेरे हिसाब से वो जो कंपोजिट क्ले वाला आइडिया था पोर्टर्स का वो सबसे बढ़िया आइडिया है। इस मेथड की वजह से हमारा बहुत ही सारा टाइम भी बचेगा, भले इसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा जितना कि कोई एक स्टोन वाले में होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बाकी सबसे तो काफ़ी अच्छी ही है। अगर हम इस मेथड को मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिमार्केबल कंस्ट्रक्शन मेथड है, क्योंकि हम इसमें कभी भी कहीं पर भी कुछ भी रिपेयर का काम हो वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अंत में चेयरमैन ये सारी आपकी ही चॉइस होगी कि हमें करना क्या है। जो जीगल की बात को सुनने के बाद बोलता है चलो फिर ठीक है, हमारा वो जो 100 स्केल वाला मॉडल था उस पे सबसे पहले हमें ढेर सारे मटेरियल्स को टेस्ट करना चाहिए। फिर जब हमें कुछ रिजल्ट मिल जाएगा तो फिर हम ब्लूप्रिंट को फाइनलाइज करेंगे। ओह हाँ मुझे याद आया, क्या तुम्हें वो एलिवेटर डिवाइस के बारे में याद है जिसके बारे में कि
मैंने तुम्हें पहले बताया था। जीगल बोलता है अच्छा उसके बारे में, वो इशू तो मेरे लिए भी सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भले ही हमारा जीगल कल्याण इंजीनियरिंग टेक्निक्स के मामले में सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन तुम्हारा ये जो एलिवेटर का कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा बैरियर है जिसको कि हम अभी पास नहीं कर सकते। तुम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, जब कोई स्टोन रोल डाउन होकर के नीचे आता है, जब तुम कोई ट्रैप पे एक पैर रख देते हो, या फिर तुम उस मैकेनिज्म को ले सकते हो जिसके अंदर की ग्राउंड के अंदर से स्पाइक निकलते हैं। ये सारे के सारे जो मैकेनिकल टेक्निक्स होती हैं वो सारे के सारे बस वन टाइम यूज के लिए होता है, उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहता। अगर मैं इन सभी बातों को सिंप्लीफाई करके बताऊं तो तुम्हारी ये एलिवेटर के लिए चाहिए हमें कंटिन्यूअस पावर, जो कि उसको हमेशा ही ऊपर और नीचे लेके आता जाता रहेगा तुम्हारी ये 10 स्टोरी पवेलियन से। लेकिन हमारे पास दिक्कत वाली बात ही यही है, वैसा कोई पावर सोर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन मुझे सच में एक एलिवेटर को इस टावर में इम्प्लांट तो करवाना ही था। हमें कंटिन्यूअस पावर भी चाहिए और हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन रुको जरा, हम लोग उन सभी चीजों को यूज ना करके मैन पावर का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जीगल बोलता है हैं क्या बोल रहे बे? जो बोलता है हमारे जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कि इस पुली में काम करने को एकदम ही राजी होंगे। अगर हम यहाँ पे एक पुली सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो तो बिल्कुल एक एलिवेटर के ही बराबर होगा। जीगल बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है डार्क हेवन एसोसिएशन के उन बंदों से जो कि एकदम ही फालतू के लिए अभी के टाइम पे बच चुके हैं? जो बोलता है उन लोगों के पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना उन लोगों को थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा बढ़ा करके इसी में काम करवा लिया जाए एकदम अच्छी तरीके से, और हम इसके कॉस्ट की रिकवरी यहाँ पे जो रहने वाले आएंगे उनसे मेंटेनेंस फी के नाम से वसूल सकते हैं। जीगल ये सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है अबे डेविल कहीं के, तू तो एक नंबर का पैसों का भूखा निकला। जो बोलता है आई एम नॉट अ डेविल, आई एम अ चिल गाय। मैं तो बस यही कर रहा हूँ, उनसे थोड़ी सी ज्यादा पैसे लेकर के उनको थोड़ी सी अच्छी सर्विस दे रहा हूँ बस। जीगल बोलता है लेकिन फिर भी वो लोग अभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। जो बोलता है तो क्या हुआ, उनके पास अगर थोड़ा सा मार्शल आर्ट का नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कहीं पर भी अपने स्वॉर्ड को स्विंग करने लग जाएंगे। यहाँ पर कोई भी चीज गलत नहीं है अगर वो लोग मजदूर के जैसे ऐसे थोड़ा सा काम करेंगे तो। चलो फिर ठीक है, तुम्हारा ये जो पुली वाला एलिवेटर है उसका मैं एक ढांचा तैयार करवा देता हूँ जो कि लगभग 2 से 3 दिन में कम से कम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर तो कंप्लीट कर ही देंगे। जो इसके बाद भाई एकदम पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है अगर मैं ढंग से सोचूं तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि मैन पावर सॉल्व नहीं कर सकती, भले ही वो रूफ टॉप पे जाकर के पानी की टंकी को ही क्यों ना भरना हो। हमें बस कुछ ऐसे लोगों को हायर करना है जिनका क्विंगोंग किसी भी चीज को कैरी करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। इवन एक बड़े से बोल्डर को भी किसी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना आसान हो जाएगा। हमें बस और बस 2 से 3 अंडरस्टैंड रियलम के मार्शल मास्टर चाहिए और काम खत्म। आखिर यहाँ पे क्रेन किसको चाहिए, उनको तो बस सामान उठाना है और ऊपर जाकर रख देना है और काम खत्म। जो भाई ये बोलता बोलता ये जो एकदम डीमन वाली हंसी दे रहा होता है, इसको देख करके जीगल एकदम क्रीप आउट होते हुए बोलता है तू तो सच में एक मनी वाला डीमन है रे। इसके बाद यहाँ पे तेजी में भागता भागता ईलोंग आता है और दरवाजे को खोल करके तेजी में चिल्लाता है बिग ब्रदर एक अच्छी खबर है। जो बोलता है कौन सी खबर है? ईलोंग बोलता है मैनेजर ली का कमबैक हो गया। जो ये सुनते ही एकदम खुश होते हुए बोलता है सच में? ईलोंग बोलता है लेकिन एक छोटी सी दिक्कत के साथ, वो आए हैं अपने साथ एक बोझ को लेकर के। जो बोलता है बोझ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ईलोंग पीछे मुड़ के जाते हुए बोलता है आपको पता चल जाएगा जब आप खुद से ही बाहर जा करके देखेंगे बिग ब्रदर। ये सच में इनक्रेडिबल है किसी को देखना जिसके की मसल मेरे से भी ज्यादा बड़े हो मेरे मास्टर को छोड़ करके। इसके बाद जो जब बाहर जाता है तो वो मैनेजर ली को देखता है और उसको आवाज लगाता है, और मैनेजर ली जो के पास आकर के एकदम फुट फुट करके रो रो करके चेयरमैन चेयरमैन चिल्ला रहा होता है। जो फिर मैनेजर ली को शांत करवा के बोलता है वैसे मैनेजर ली आपके साथ ये पर्सन कौन है? मैनेजर ली फिर
फिर बोलते हैं ये जेंटलमैन है ग्रेट वॉरियर पेंग युलचियन। मैनेजर ली के बोलने के बाद हमें पेंग युलचियन के बारे में बताया जाता है, जिसका कि टाइटल होता है लिमिटलेस ब्लेड मोनार्क, जो कि करंटली अभी के टाइम पे एक अनफैथमेबल रियलम का मार्शल आर्टिस्ट होता है और वो ही वाई पेंग क्लैन का करंट पैट्रियार्च भी है। साथ ही साथ में वो 7 मार्शल थ्रोन्स में से एक भी है। मैनेजर ली के इंट्रोडक्शन दे देने के बाद जो खुद भी उसको ग्रीट करता है और खुद का इंट्रोडक्शन देता है जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन होने के तौर पे। पेंग का बाप जो की ग्रीटिंग को सुनने के बाद गुस्से में बोलता है क्या तू वही शैतान जो हुआई है। जो ये सुन के सोचता है आखिर ये मुझसे अचानक से ऐसे इनफॉर्मल टोन में क्यों बात करने लगे। फिर बोलता है हाँ ये बात सच है। पेंग का बाप ये सुनते ही अपने हाथ को तेज में बढ़ाता है और जो कि कॉलर को पकड़ के चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ किया क्या है। जो ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है रुकिए जरा, आखिर आप अचानक से किसके बारे में बात कर रहे हैं। पेंग का बाप ये सुनते ही पेंग की तरफ उंगली करके चिल्लाते हुए बोलता है देखो जरा उसकी तरफ, क्या तुम्हें वो इंसान का बच्चा लगता भी है। आखिर कैसे कोई ऐसा हरामी बच्चा जो कि हमेशा ही अपने बड़े मसल को लेकर के फ्लेक्स किया करता था वो एकदम चुसे हुए आम की तरह हो चुका है। जो पेंग के बाप के मुंह से जैसे ही इस बात को सुनता है घबराते हुए बोलता है नहीं एल्डर मेरी बात तो सुनिए पहले। फिर अपने मन में सोचता है अगर मैंने इसको पूरी पूरी सच्चाई बता दी कि पेंग ने अपने पूरे पूरे खून को जिन गुहाई को पिला दिया है तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि ये पेंगा को ऐसा पीटे कि वो पीट पीट के ही मारा जाए अपने क्लैन की लाल छलनाने की वजह से। ऐसा देख करके लगता है कि पेंग भी कंसिक्वेंसेस से डरता है, इसलिए उसने भी अभी तक इसको सच्चाई नहीं बताई है। जो ये सोच के चिल्लाते हुए बोलता है वो तो बस ब्रेक थ्रू कर रहा था अपने कल्टीवेशन के बॉटल नेक से। पेंग का बाप ये सुन के बोलता है बॉटल नेक, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, आखिर इस चीज से ब्रेक थ्रू से क्या लेना देना है। जो बोलता है प्लीज आप एक बार बस इसके शार्प किए हुए आंखों की तरफ तो देखिए, क्या वो प्रूफ नहीं है कि ये अपने बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू कर रहा है। आप जितना ज्यादा अपने बॉडी को एक्सट्रीम पेन से गुजारेंगे आपका माइंड उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सेल्फ रेस्ट्रेंट वाले तरीके से कोई मार्शल आर्टिस्ट अपने स्पिरिट को रिफाइन कर सकता है। पेंग का बाप जो की बातों को सुन के सोचता है वेल ये गलत तो नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो बोल रहा है इसने अपनी आंखों को रिशार्प किया है, लेकिन मैं कैसे भी इसकी आंखों की तरफ क्यों ना देखूं, इसकी आंखें मेरे को कोई एक मरी हुई मछली के अलावा और कुछ नहीं लग रही। पेंग का बाप ये सोच के पेंग की तरफ देख करके बोलता है अब तू यहाँ पे आएगा या फिर लात मार के तेरे को यहाँ पे गैस खिलाऊं। अपने बाप के मुंह से जैसे ही इस बात को सुनता है पेंग एकदम कुत्ते की तरफ भागते हुए उसके सामने जाता है। फिर पेंग का बाप बोलता है क्या ये सच है कि तू अपना खाना पीना छोड़ करके खुद को सेल्फ रेस्ट्रेन करके ट्रेनिंग कर रहा है। पेंग ये सुन के जैसे ही जो की तरफ देखता है तो जो एकदम खतरनाक सा लुक देता है। ये देख करके पेंग की फटती है और ये सोचता है अगर मैं इसके नाटक में साथ नहीं दिया तो ये जरूर से ही मेरे को मार डालेगा। पेंग ये सोचने के बाद एकदम कार्टून वाली स्माइल करते हुए बोलता है बिल्कुल सही फादर, एक सच्चे आदमी को जरूर से ही सेल्फ रेस्ट्रेन वाली ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। पेंग के ऐसा बोलते ही इसके बगल में अचानक से जो आता है और उसके हाथ को आगे करते हुए बोलता है प्लीज एक बार जरा इसके स्कार से भरे हुए हाथों को देखिए और सोचिए आखिर इतनी सारी स्कार और कहां से आएगी। ऐसे स्कार्स तभी आते हैं जब कोई बंदा मार्शल आर्ट के लिए पूरी तरीके से भूखा हो और वो उसको अचीव करने के लिए रोज कम से कम मेहनत तो करे ही। अब भाई जो कोई यूं झूठ बोलता देख करके पेंग सोचता है कुत्ते के बच्चे ये सारे के सारे स्कार तेरे माइंड में हर एक दिन कुत्तों की तरह काम करने की वजह से हुआ है, ना कि कोई ट्रेनिंग करने की वजह से। अब भाई पेंग का बाप पेंग की इतनी सारी तारीफ को सुन के हैरान होता है और बोलता है वाह इतनी इतनी सारी ट्रेनिंग करी। जो फिर बोलता है वैसे उन सभी बातों को छोड़िए, वैसे सीनियर मैनेजर ली को कैसे जानते हैं और उनको यहाँ पे कैसे लेकर के आए। जो की बातों पे मैनेजर ली बोलता है ये ग्रेट वॉरियर पेंग ने मुझे तब बचाया था जब मैं डार्क हेवन एसोसिएशन के चक्कर में खतरे में पड़ गया था। फिर पेंग का बाप बोलता है इनको एक बहुत ही गहरी इंजरी लगी थी और क्या वो इंजरी अभी के टाइम पे बेहतर हुई। मैनेजर ली बोलता है मेरे को एक चक्कू वाला घाव लगा था और वो इतना ज्यादा गहरा था जिससे कि मेरे ऑर्गन्स तक बाहर आ रहे थे। अगर ये ग्रेट वॉरियर नहीं होते जिन्होंने कि फिजिशियन को मुझे ट्रीट करने के लिए बुलाया था तब तो मैं अपनी लाइफ को ही खो देता वहां पे।
मैनेजर ली की बातों को सुन के जो दोबारा से पेंग के बाप के सामने झुकता है और उसको मैनेजर ली की जान को बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। पेंग का बाप जो कि यूं मैनर्स को देख करके सोचता है ये बहुत ज्यादा चालाक तो है, लेकिन इसका ये जो एथिक है वो बहुत बढ़िया है और ये जूनियर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता भी है। फिर बोलता है आखिर तुम्हारा मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप क्या है। जो ये सुनते ही पेंग के कंधों पे हाथ रखता है और बोलता है अरे हम तो लंगोटिया यार हैं, इसने अभी तो मेरा ही लंगोट पहन रखा है। पेंग भी बोलता है हाँ मैंने एक अच्छा दोस्त बनाया तो है फादर। पेंग का बाप पेंग की बातों को सुन के सोचता है लड़के तुमने सच में किसी एक शॉर्ट्समैन को अपना दोस्त बनाया है। फिर ये बोल के अपने मन में सोचता है ये हरामी बच्चा जो कि ब्लेड पे इतना ज्यादा गर्व करता था, जिसकी वजह से ये दूसरे शॉर्ट्समैन को एक ट्रू मैन तक नहीं मानता था, अब अचानक से अपने माइंड को चेंज कर लिया। वो कैसे भाई। जो पेंग के बाप के चेहरे को देख करके बोलता है भले ही ब्लेड और स्वॉर्ड के पाथ अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों ही ओरिजिनेट हुए हैं एक ही पाथ से ना, तो ये सारे के सारे एक बराबर ही तो है। जो की बातों को सुन के पेंग का बाप चेहरा बनाते हुए बोलता है वैसे नैनगोम पैट्रियाज कहाँ पे है। पेंग के बाप की इस बात को सुन के जो सोचता है डार्क हेवन एसोसिएशन को बर्बाद करने के बाद उनको ही फाई जरूर से ही लौट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो जाने का तो कोई साइन दिखाई नहीं रहे थे, बल्कि वो बार बार मेरे काम के बीच में आकर के उंगली किए जा रहे थे। उनका वो फालतू सा उंगल करना इतना ज्यादा हो गया था कि वो मेरे को रात में भी आकर के परेशान कर रहे थे। जो इस बात को सोच करके बोलता है मुझे लगता नहीं कि वो लोग अभी ही फाई लौटे होंगे, वो जरूर से ही यहीं पर ही आसपास घूम रहे होंगे। अब भाई जो ऐसा बोलता ही है कि इसकी नजर पड़ती है नैनगोम पैट्रियाज के ऊपर जो कि पीछे से आ रहे होते हैं, और वो पेंग के बाप के पास आकर के बोलते हैं हो मैंने बैकयार्ड में थंडरबोल्ट डिवाइन आर्ट की क्यूआई को सेंस किया था, तो इसका मतलब ये जरूर से ही तुम ही हो युलचियन। अब ये सुन के पेंग का बाप भी बोलते हैं अरे वाह तू तो पहले से बदल गया रे, मैं तो तेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तू तो और ज्यादा बूढ़ा हो गया। अब ये अपॉर्चुनिटी देख करके जो वहां से घिसकने की कोशिश करता है, लेकिन नैनगोम पैट्रियाज इसको पीछे से आवाज लगाते हैं और बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो आखिर आप कहाँ पे जा रहे हैं। जो ये सुन के सोचता है ये बुढ़ा बुढ़ापे पे पूरी तरीके से सठिया गया है, अगर मेरा बस चलता तो मैं इसको 2 चाटे खींच के देता। जो फिर ये सोचता है और पीछे मुड़ के बोलता है मैं तो बस ये कर रहा था कि आपके रियूनियन को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। नैनगोम पैट्रियाज हंसते हुए बोलते हैं नहीं ये ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आ सकते हो। इसके बाद पेंग का बाप नैनगोम पैट्रियाज से बोलते हैं बाय द वे मुझे ये बताओ कि ये जांगसी में आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर क्यों नैनगोम क्लैन और हेवनली ड्रैगन बैटल यूटी यहाँ पे डार्क हेवन एसोसिएशन पे अचानक से अटैक कर दिया, और क्या सच में उन कमीनों ने अपनी पूरी तरीके से पावर को खो दिया है। नैनगोम पैट्रियाज इस पे बोलते हैं वेल यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ये अनरीजनेबल तो नहीं है जिसकी वजह से तुम इस तरीके से सोच रहे हो। पेंग का बाप बोलता है बिल्कुल ये जो रूमर्स है वो इतना ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से मुझे खुद डार्क हेवन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स को एग्जामिन करने आना पड़ा, और जब मैं यहाँ पे आकर के देख रहा हूँ तो वहाँ पे वो क्या चल रही है मैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन के पूछूंगा तो मैं खुद ही स्टूपिड लगूंगा, लेकिन जस्ट इन केस मैं बस श्योर होने के लिए तुमसे ये पूछ रहा हूँ वो जो इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है क्या वो कोई एक मार्शल आर्ट का ट्रेस है। पेंग का बाप ये बोलने के बाद उस गड्ढे को याद करता है और सोचता है वो डार्क हेवन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के बीच में इतना बड़ा गड्ढा जो कि इतना ज्यादा गहरा है और इतना ज्यादा प्लेन तरीके से बना है जिसको देख करके लगता है नहीं कि कोई ह्यूमन हैंड के द्वारा वो बनाया गया हो। उस तरीके का इतना ज्यादा क्लीन गड्ढा सिर्फ और सिर्फ इनहेंस क्यूआई के द्वारा ही बनाया जा सकता है, लेकिन दोबारा से वो सोचना एकदम ही पागलपंती है कि कोई एक ह्यूमन मार्शल आर्ट इतना बड़ा गड्ढा कर सकती है। पैट्रियाज पेंग की बाप की बातों को सुन के बोलता है वेल मैंने भी इन सभी बातों को सिर्फ दूसरों के मुंह से ही सुना है, मैं जब तक खुद से कुछ नहीं देख लेता मैं तुमसे ऐसा कुछ कह नहीं सकता हूँ। अब पैट्रियाज के मुंह से जैसे ही इस बात को पेंग का बाप सुनता है
ये एकदम ही हैरान होते हुए सोचता है आखिर इनका ये कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे जियांगो में चारों तरफ ये र्यूमर उड़े जा रहे हैं नैनगोम क्लैन और हेवनली ड्रैगन बैटल यूनिट ने एक साथ फोर्सेस को ज्वाइन किया और डार्क हेवन एसोसिएशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन नैनगोम पैट्रियार्च तो मुझसे ये कह रहे हैं कि डार्क हेवन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में जो वो इतना बड़ा गड्ढा बना है उनको इसके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर आखिरकार ये कांड कर कौन सकता है। इसके बाद पैट्रियार्च जो की तरफ देखते हुए बोलते हैं ऐसा दूसरों को पागल बनाना बंद करो और अपने ऊपर से ये चोगा हटाओ रिप्रेजेंटेटिव जो। पैंका बाप जैसे ही पैट्रियार्च की इस बात को सुनता है वो जो की तरफ देखते हुए सोचता है मैंने ये रूमर्स को सुन रखा है कि जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये सो कॉल्ड चेयरमैन जिसकी यंग सॉर्ड गॉड कहा जाता है वो उसके पास बहुत ही ज्यादा एक इनक्रेडिबल मार्शल आर्ट है। हालांकि इसका वो जो डिवाइन डिस्क्रिप्शन था वो इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया था जिसको कि भरोसा करना एकदम ही इम्पॉसिबल के ही बराबर है। तो फिर अब क्या हुआ आखिर अब मुझे इसके अंदर से इतना ज़्यादा खतरनाक इंटेंट क्यों फील हो रहा है। क्या इसके कहने मतलब ये है ये भेड़ की खाल में भेड़िया बन के बैठा है अपनी इतने खतरनाक इंटेंट को छुपाने के लिए बस। पैट्रियार्च अब पेंग के बाप से बोलते हैं इस यंग मैन से पूछो उस सॉर्ड के स्ट्राइक के बारे में। पेंग का बाप पैट्रियार्च से बोलता है और इससे मैं अचानक से क्यों पूछूं। पैट्रियार्च बोलते हैं शायद से ऐसा हो सकता है वो जो सॉर्ड का ट्रेस है उसको बनाने वाला साक्षात हमारे सामने ही आकर के खड़ा हो रखा हो। अब भाई पेंग का बाप पैट्रियार्च के मुंह से जैसे ही इस बात को सुनता है ये एकदम हैरान होते हुए बोलता है हैं क्या बोला बे क्या गाड़ मस्ती तूने लगा रखी है। पेंग का बाप ये बोल के अपने मन में सोचता है वो इतना बड़ा रेक्टेंगुलर पिट जो कि लगभग 2000 फीट तक गहरा है वो सच में एक ह्यूमन मार्शल आर्ट का ट्रेस है और उसके भी ऊपर जिस बंदे ने वो मार्क को छोड़ा है वो और कोई नहीं वो ये यंग बंदा है जो कि मेरे सामने खड़ा हो रखा है। पेंग का बाप जो के बारे में इतनी बातों को सोचने के बाद पैट्रियार्च से बोलते हैं ओए बुड्ढे क्या तू सच में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। पैट्रियार्च बोलते हैं ओए मैं बूढ़ा नहीं हुआ समझ गया जो कि हर कोई मेरे को आके बेवकूफ बना देगा। अब भाई जो जब ये सिचुएशन देखता है तो अपने पास कोई भी चारा ना होने की वजह से ये अपने पावर को अनलीश करता है जिसको देख करके भाई पेंग का बाप हैरान होते हुए सोचता है इसकी इतनी ज़्यादा खतरनाक सी एनर्जी इसको देख करके ऐसा फील होता है अगर मैंने अपना एक स्टेप भी आगे बढ़ाया तो ये एक ही पल में मुझे ख़त्म करके देगा। आखिर ये किस तरीके का इल्यूजन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मार्शल एम्परर या फिर एमिस्टमिस्ट सॉर्ड सेंट के सामने खड़ा हो रखा हूँ। जो के कांड करने के बाद पैट्रियार्च बीच में आते हुए बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो बस बस बहुत हो गया आपने बहुत दिखा लिया अपनी पावर। फिर पैट्रियार्च के मुंह से इस बात को सुनकर जो भी अपने पावर को निकालना बंद कर देता है लेकिन पेंग का बाप जो के पावर को फील करके ही एकदम कांपते हुए सोचता है ये जो यंग लड़का है वो मिस्ट सॉर्ड सेंट और मार्शल एम्परर के बिल्कुल बराबर है। मुझे तो ये सीन देखने के बावजूद इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा आखिर कैसे इस जैसा एक जवान लड़का इस जियांगो में अचानक से अपेयर हो गया। लेकिन रुको जरा अगर मैं सोचूं तो ये कमीना नैनगोम सू आखिर इस बंदे को कौन से टाइटल से बुला रहा था। पेंग का बाप इस बात को सोचने के बाद पैट्रियार्च से बोलते हैं क्या सच में ये बंदा तुम्हारे नैनगोम क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव है। पैट्रियार्च बोलते हैं बिल्कुल। पेंग का बाप बोलता है ओए मैंने तो सुना था तुम्हारे क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तुम्हारे क्लैन में शादी करनी ही पड़ती है। पैट्रियार्च बोलते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमने रूल्स ही चेंज कर दिया। पेंग का बाप ये सुन के हैरान होते हुए सोचता है सच में इस बंदे ने कोई एक ग्रेट क्लैन के रूल्स को ही चेंज कर दिया बस एक रिप्रेजेंटेटिव को ही लेने के लिए। लेकिन अब जब मैं इसके कल्टीवेशन को विटनेस कर लिया तो ये सच में अंडरस्टैंडेबल तो है। पेंग का बाप ये सोचने के बाद बोलता है तू सच में बहुत बड़ा लकी कमीना है। पैट्रियार्च बोलते हैं हमारे एंसेस्टर्स ने सच में बहुत ही अच्छे खासे पुण्य कमाए होंगे जो कि हमारे क्लैन के ऊपर इतनी बड़ी हेवन की ब्लेसिंग आके गिरी है नहीं तो आखिर कहाँ ही ऐसा होता है कोई एक सॉर्ड क्लैन एक सॉर्ड गॉड के डिसेंडेंट को एक्सेप्ट कर ले। पेंग का बाप जैसे ही ये सुनता है ये पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है ओए वो क्या था सॉर्ड गॉड वाली बात। पैट्रियार्च बोलते हैं बिल्कुल तुमने सही सुना हमारे रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ड गॉड के डिसेंडेंट है और उन्हीं की सॉर्डमैनशिप को उन्होंने इनहेरिट किया है। अब जो कि इतनी सारी बड़ाइयों को सुनने के बाद पेंग का बाप फटी हुई हालात में खड़ा पेंग की तरफ देखता है
और 104% डिसअपॉइंट होकर के पीछे मुड़ के जाने लगता है, जिसको देख करके पैट्रियास पीछे से बोलते हैं, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? पेंग का बाप बोलता है, और कहाँ, ही बाय जा रहा हूँ। अब ये सिचुएशन को देख करके पेंग सोचता है, अब यही मेरा चांस है इस हेल से बाहर निकलने का। अगर मैं फादर के साथ चला गया तो यहाँ पे जो भी कुछ नहीं कर सकता। ये सोच के पेंग बोलता है, फादर रुकिए जरा। पेंग का बाप बोलता है, ईव तने के लिया छोड़े। पेंग अपने सिर को खुजलाते हुए और एकदम वैसी हंसी हंसते हुए जहाँ पे तुम अपने बाप के सामने बहाने बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही बोलता है, मैं आपके साथ क्लैन वापस जाना चाहता हूँ। पेंग का बाप पेंग की बातों को सुनने के बाद बोलता है, कोई एक बंदा जिसने एक रिजॉल्व लिया है खुद को ही सेल्फ रेस्ट्रेन करके प्रैक्टिस करने का, वो अचानक से अपने प्रैक्टिस से गिव अप कर रहा है और क्लैन में रिटर्न जाना चाहता है। पेंग बोलता है, फादर मेरा मतलब है प्रैक्टिस तो घर पे भी पॉसिबल हो सकता है ना। और ये बोलते बोलते अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज फादर मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए, वरना ये लोग मुझे चूस चूस के ही मार डालेंगे। अब भाई पेंग का बाप जैसे ही पेंग की इस बात को सुनता है, ये पूरी तरीके से फट पड़ता है। ये चिल्लाते हुए बोलता है, अब एक गधे तेरे लिए क्या पेंग क्लैन कोई होटल की तरह है जिसके कि अंदर या फिर बाहर तू कभी भी जा सकता है? अब तो तू इस बारे में भूल ही जाइए कि तुझे क्लैन में वापस भी जाना है। तू वहां पे अपनी शकल तब तक मत दिखाइयो जब तक तू अपने ये बॉटल नेक तो ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता, जैसा कि तूने पहले कहा था। अभी तेरी यही सजा है, क्लैन के बाहर बिना अपने एल्डर्स को बताए हुए यूं ही घूमने घामने की। पेंग का बाप ये बोलने के बाद पेंग से एकदम टेलीपैथी से बोलता है, ये जल्दी ही पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, तो इसीलिए इसके साथ जितना हो सकता है उतना अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करना, हो सकता है तो इसके सॉन ब्रदर बन जाना। अब भाई पेंग जैसे ही अपने बाप की इस बात को सुनता है, ये सोचता है, फादर आपको क्या पता कि आखिर मैं किस हालात में यहाँ पे जी रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी एंट्री करता है और पेंग के कंधे पे हाथ रख के एकदम खुशी में बोलता है, आखिर मैं अपने दोस्त को ऐसे कैसे देख सकता हूँ जब वो अपने खाने और पीने को यूं ही छोड़ रखा है सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेक थ्रू के लिए। मैं भी इसकी हेल्प करने के लिए अपना सबसे बेस्ट दूंगा, तो प्लीज आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए और आराम से वापस जाइए। जो कि इतने प्यारे फेस को देख करके पेंग सोच रहा होता है, नहीं फादर ये जितना भी कर रहा है वो सब कुछ फेक कर रहा है, ये कमीना एक नंबर का डेविल है, डेविल, प्लीज आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। जो की बातों को सुनने के बाद पेंग का बाप वहां से जाते हुए बोलता है, तुम्हारा ये दोस्ताना देख करके लगता है तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा ही केयर करते हो, मैं ये अच्छे से समझ गया, चलो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ। पीछे से जो बोलता है, प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर एकदम साय करता है और बोलता है, ऑल राइट चलो एक और पेरेंट्स वापस चले गए आराम से। ये सोच के एकदम खतरनाक सा चेहरा बनाता है और पेंग की तरफ देख करके बोलता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को बिना पूरा किए हुए अपने क्लैन में भागने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा ये जो डेली का प्रोडक्शन है उसको 375 केजी से बढ़ाया जाता है। पेंग ये सुन के बोलता है, रुक जरा, क्या तू सच में पूरी तरीके से पागल हो चुका है? मैं पहले से ही काम कर करके मरा जा रहा हूँ और तू मेरे काम को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके बाद पीछे से पैट्रियाच आते हैं और पेंग के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत करना। फिर जब जो वहां से चला जाता है तो पेंग पूरी तरीके से टूट जाता है और घुटने पे आकर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपने नए आउटफिट में होता है और उससे डीमन गॉड बोल रहा होता है, चलो थोड़ा सा बात करते हैं। जो बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। डीमन गॉड बोलता है, मुझे तुम्हारा वो जो सॉर्ड गॉड है उसके मार्शल आर्ट को पूरी तरीके से डिटेल में देखना है। अब ये सुन के भाई जो भी अपना तलवार निकालता है और सॉर्ड गॉड के मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते हुए बोलता है, थर्ड टेक्निक के अंदर सेलेस्टियल स्ट्रेट लाइट और गैलेक्टिक पावर रहता है और दूसरे टेक्निक के अंदर स्पेस डेवरिंग पावर रहता है। फिर इसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद एक डिफेंसिव वॉल तैयार होती है, जिसको भी कहा जाता है वर्ल्ड डोमिनेशन सॉर्ड वॉल। अब जब जो सॉर्ड गॉड की सारी टेक्निक को डीमन गॉड को दिखा देता है तो डीमन गॉड बोलता है, अब जब मैं तुम्हारी टेक्निक को देख रहा हूँ तो मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये जो जूनियर सॉर्ड गॉड है वो बिना किसी शक के सॉर्ड गॉड के ही रास्ते पे चल रहा है। जो भी इसके बाद अपने तलवार को वापस अपने म्यान में रखता है और बोलता है, मुझे भी पहली बार देखने से ही समझ में आ गया था कि वो स्टोन टेबलेट पे आखिर वहाँ पे लिखा क्या था। वहाँ पे लिखा था तुम्हारी ये हेवनली डीमन ट्री सॉर्ड का मार्शल नेचर।
डीमन गॉड बोलता है, मेरे जैसा कोई एक डिवाइन थ्रोन जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी उस स्टोन टेबलेट को स्टडी किया है, उसका मार्शल आर्ट परफेक्शन के बिल्कुल पास नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये हेवनली डीमन ट्राइसॉर्ड वो परफेक्शन के ज्यादा करीब है। और ये कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारे जैसा कोई 20 साल का मार्शल आर्टिस्ट कभी अपनी जिंदगी में अचीव कर ही नहीं सकता। इसके अलावा जब मैंने तुम्हारी मेमोरीज में देखा तो मुझे पता चला कि तुम हमारे सेंट्रल प्लेन से हो ही नहीं। इसी वजह से मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है तुम और वो? डीमन गॉड के आधी बातों को जो पूरा करते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, तुम सही पकड़े। मैं और वो बंदा जिसने कि ये हेवनली डीमन ट्री सॉर्ड के टैबलेट को यहाँ पे छोड़ा है, वो हम दोनों ही एक ही सेम ही वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। डीमन गॉड बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो अब चीजें सेंस बना रही है कि तुम ही सिर्फ उन सभी चीजों को कैसे समझ पाते हो। तो वो बंदा और तुम दोनों ने ही साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को एक्सपीरियंस किया है। जो बोलता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम्हारी बातों में एक दिक्कत है, वो कोई रीइंकार्नेटर नहीं है। डीमन गॉड बोलता है, आखिर तुम्हारा ये कहने से क्या मतलब है? आखिर ऐसा नहीं होता तो फिर वो बंदा इतनी ज्यादा पुराने पास्ट में कैसे पहुंच पाता? जो बोलता है, मेरे हिसाब से उस बंदे के पास ये एबिलिटी है कि वो टाइम में आगे पीछे कर सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो तुम्हारा हेवनली डीमन ट्राई सॉर्ड स्टोन टैबलेट था, वो बहुत ही बाद में बनाया गया था एल्डर सॉर्ड गॉड के सॉर्ड टॉम के कंपैरिजन में। डीमन गॉड जो की बातों को सुन के हैरान होते हुए बोलता है, क्या सच में कोई एक मार्शल आर्ट भले ही वो गॉड स्टेज तक ही क्यों ना पहुंच जाए, ये चीज करना कोई भी ह्यूमन की एबिलिटीज के तो एकदम ही बाहर है। जो बोलता है, हेवनली डीमन ट्राई सॉर्ड ये जो मार्शल आर्ट है, मुझे लगता है वो सॉर्ड टॉम से उठाया गया है और वहां से उठा करके इसको हायर लेवल तक कल्टीवेट किया गया है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है ये जो हेवनली डीमन ट्राई सॉर्ड का स्टोन टैबलेट है, उसको उस बंदे ने बनाया है जिसने पहले सॉर्ड टॉम में जाकर के उस वाले स्टोन टैबलेट को एक्सपीरियंस किया और यहाँ पे आकर के अपना एक्सपीरियंस लिख दिया। डीमन गॉड बोलता है, क्या तुम सच में सही बोल रहे हो? जो बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये तो क्लियरली स्टोन टैबलेट पे लिखा हुआ था। डीमन गॉड ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि वहां पे लिखा क्या हुआ था? जो बोलता है, वहां पे लिखा हुआ था, कम टू द डिवाइन थ्रोन। डीमन गॉड बोलता है, डिवाइन थ्रोन? सच में ये वर्ड डिवाइन थ्रोन उस स्टोन टैबलेट पे लिखा हुआ था? जो बोलता है, हाँ, उस पे लिखा हुआ था, डिवाइन थ्रोन तक पहुंचो। डीमन गॉड फिर ये सुनने के बाद थोड़ा सोचता है और बोलता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ सीलिंग टेक्निक है वो टाइम को ही तो मैनिपुलेट करती है। अगर किसी बंदे के पास इतना ज्यादा रेयर और खतरनाक टेक्निक है तो फिर ये इवन इम्पॉसिबल नहीं है कि वो टाइम में भी आगे पीछे कर सके। जो बोलता है, स्पिरिचुअल लाइफ सीलिंग टेक्निक, आखिर ये कौन सी चीज है? डीमन गॉड बोलता है, जिन टाइजोंग, ये एक फॉलोअर है डिवाइन थ्रोन का जिसको कि मैं शाओलिन टेम्पल में मिला था। वो मिस्टीरियस सा बंदा जिसने कि मुझे 10 सेकंड में ही हरा दिया। मैं जिसको कि प्राइम डाइटी के नाम से जाना जाता था, द डीमन गॉड जिसने कि जियांगो को हेवनली डीमन की तरह रूल किया है, उसे उस बंदे ने एक रेयर सी स्पिरिचुअल टेक्निक से हवा में उठाया और उसको इस तरीके से सील कर दिया जैसे कि वो ना ही मरा हो और ना ही जिंदा हो। इस तरीके से उस बंदे ने एकदम ही चालाकी से चाओटिक वर्ल्ड हेवनली जेड को, कर्मा को भी इकट्ठा करने से रोक दिया, मुझे मारे बिना मुझसे छुटकारा भी पा लिया। जो बोलता है, एक टेक्निक जो कि टाइम को भी स्टॉप करती है और ये तब टूट गई जब राइटियस हेवनली ब्लड जेड इसके पास आई। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं? डीमन गॉड बोलता है, हाँ बिल्कुल, जैसे ही वो स्पिरिचुअल लाइफ सीलिंग टेक्निक टूटी वैसे ही मेरा लाइफ एंड होने पे आ गया, लॉ ऑफ कैजुअलिटी की वजह से। लेकिन यहाँ पे तुम्हारी बातों में भी एक मिस्टेक है। अगर वो सारे नहीं, मेरा मतलब वो डिवाइन थ्रोन के वो सारे लिरिक्स जो कि ओरिजिनली सेंट्रल प्लेन्स के ढेर सारी अलग अलग जगहों में एग्जिस्ट करते हैं, और वो एरा जिसमें ये डिवाइन थ्रोन और जूनियर सॉर्ड गॉड उस चीज को डिस्कवर करेगा, वो दोनों ही डिफरेंट है। इस वजह से तुम्हारा वो जो लॉजिक है टाइम में पीछे जाने वाला, वो यहाँ पर टूट नहीं जाता। जो डीमन गॉड की बातों को सुन के सोचता है, जब मैंने पहली बार उस वाले स्टोन टैबलेट को देखा था जो कि डीमन गॉड के पास था,
तो मेरे दिमाग में भी सेम यही थॉट आया था, लेकिन ये थॉट्स तब बदल गए जब मैं सॉर्ड गॉड और डीमन गॉड के मार्शल आर्ट को इंटीग्रेट कर रहा था और इन दोनों को मिला करके एक नया मार्शल आर्ट बना रहा था। जो ये सोचते सोचते मयान से अपने तलवार को दोबारा से निकालता है और उसके ऊपर वही वाले मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते हुए बोलता है, प्लीज जरा एक बार इसकी तरफ देखो सही। डीमन गॉड जो की टेक्निक को देख करके बोलता है, ये तो वही चीज है, द हेवनली डीमन डांस ऑफ एनहाइलिएशन जो कि तुमने पहले दिखाया था। जो बोलता है, क्या तुम्हें भी ये फील हो रहा है? डीमन गॉड बोलता है, क्या फील हो रहा है? जो बोलता है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे बस स्पेस ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं हो रहा, तुम बस इसके वेव्स को एक बार क्लोजली फील करने की ट्राई तो करो। ये डेफिनेटली डिफरेंट है वॉइड दैट डिवोर एवरीथिंग अंडर द हेवन से। जो की बातों को सुनने के बाद डीमन गॉड भी उस गोले को एकदम ध्यान से देखता है और हैरान होते हुए बोलता है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हमें भी दिखाया जाता है कि आखिर जो ने किया क्या है। उसका वो जो गोला होता है उसमें से टाइम की ऐसी शक्तियां निकलती हैं जो कि उस फूल को पूरी तरीके से मुरझा करके रख देती है। जो डीमन गॉड की बातों को आगे करते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, तुम्हारा वो जो नो वे था बिल्कुल करेक्ट था। ये एनहाइलिएशन, हेवनली डीमन डांस ऑफ एनहाइलिएशन में जो है उसमें ऐसी पावर है जो कि नेचर के प्रिंसिपल तक को बर्बाद कर सकती है और स्पेस और टाइम तक को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है। हेवनली डीमन डांस ऑफ एनहाइलिएशन का यूज करके अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया जाए तो फिर उसका टाइम बहुत ही ज्यादा तेजी से बीतेगा, इतनी ज्यादा तेजी से कि वो पूरी तरीके से सड़ के खत्म ही हो जाएगा। फिर बाद में स्पाइटल कॉम्प्रिहेंशन जो कि एक प्रोफाउंड प्रिंसिपल है, उसकी वजह से उसके सारे ट्रेसेस भी खत्म हो जाएंगे। डीमन गॉड जो कि एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद रिएक्शन देता है, अबे ये सब क्या है, ये तो किसी तरीके का सॉर्सरी ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन मार्शल आर्ट तो ऐसा कर ही नहीं सकती। जो बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही मेरे को भी फील होता है, ऐसा यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है जिसकी वजह से कोई एक ह्यूमन मार्शल आर्ट ऐसा कर सकता हो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। डीमन गॉड बोलता है, हाँ बिल्कुल पूछो, कौन सा सवाल है? जो बोलता है, सीनियर ये जो मेरा करंट का कल्टीवेशन है वो आपके कंपैरिजन में आपके प्राइम टाइम के हिसाब से कैसा है, मुझे ये बताइए। डीमन गॉड बोलता है, अभी के टाइम पे तुम बाउंडलेस स्टेज पे पहुंच चुके हो जिसको कि अनफैथमेबल रियलम का लेटर हाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे इस चीज को तो तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम से कंपेयर तक नहीं कर सकते, जहां पे कोई एक पर्सन नेचर के प्रिंसिपल को अच्छे से समझता है और हेवन एंड अर्थ के साथ एकदम हार्मनी अचीव कर लेता है। जो ये सुन के उदास होते हुए बोलता है, ये आपने सच कहा, मैंने खुद ने देखा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आखिर असली पावर कितनी होती है, और एल्डर सॉर्ड गॉड और आप सीनियर दोनों में ही कुछ चीजें एकदम ही कॉमन है। डीमन गॉड बोलता है, कौन सी कॉमन चीजें हैं भाई? जो बोलता है, कॉमन से मेरे कहने का मतलब है अगर कोई बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम पे पहुंच जाता है तो वो नेचर के प्रिंसिपल को समझता है और इस चीज को ऐसा लगता है कि आप दोनों ने ही पहले से ही अचीव कर लिया था। हालांकि मेरी मार्शल आर्ट कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना बन जाए, मुझे नहीं लगता कि मैं उस रियलम पे कभी पहुंच भी पाऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में। डीमन गॉड जो की बातों को सुन के बोलता है, आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? अभी भाई डीमन गॉड की बातें तो चलती रहेगी, पहली मेरी बात सुन लो। भाई मेरा लैपटॉप हो चुका है खराब, जिसमें कि मैं वीडियो को एडिट किया करता था और उसी में वीडियो को डाला करता था, लेकिन अब उसका कुछ स्क्रीन चल नहीं रहा, तो मैं भाई हो सकता है कि 1 घंटे की वीडियो ना डाल पाऊँ। और ये इंसिडेंट जो कि हुआ था वो शायद से 3 तारीख को हुआ था, जिसकी वजह से मैं 1 घंटे की वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन अपनी फ़ोन से आधे घंटे की वीडियो तो बना ही लूँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन की उतनी ही औकात है। और रही बात 1 घंटे की, इसके बाद जो कि शायद से हो सकता है 1 घंटे वाली वीडियो ना आ पाए। और रही बात इस वाले वीडियो की, तो मैं इस वाले वीडियो को अपने दोस्त के लैपटॉप से अपने जीमेल में अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, समझ रहे हो? तो अब बस भाई मेरे को इतना ही अनाउंसमेंट करना था, यही तुम लोगों को कहना था कि मैं 1 घंटे की वीडियो शायद से अब मैं ना डाल पाऊँ, तो इसीलिए भाई अगर आधे घंटे की वीडियो आती है तो उस आधे घंटे वाली वीडियो को देखो भाई, क्योंकि मेरी वीडियो की रीच पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, मेरे 5-6 हज़ार भी मुश्किल से व्यूज आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो अब बस बातें बहुत हो गई, अब कहानी पे वापस आते हैं।
डीमन गॉड ये बोलने के बाद सोचता है ये बड़वा जो कि अभी तक 40 साल का भी नहीं हुआ, वो पहले से ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम पे पहुंच चुका है और मुरीम की पूरी पूरी हिस्ट्री को अपने हाथों से लिख रहा है, वो ऐसी बातें कह रहा है। इसके बाद जो खड़े होकर के नाचना छोड़ करके बैठने के लिए जाते हुए बोलता है यहाँ पे सेंट्रल प्लेन्स में जितने भी मार्शल आर्ट है उन सभी का रूट बुद्धिज्म या फिर ताओइज्म से ही आता है और इसके अंदर एक नेचर की ऐसी छवि होती है जो कि हमें बताती है कि हमें कोई भी चीज़ की डिज़ायर नहीं रखनी है, हमें सब चीज़ को त्याग देना है, भले ही वो इमोशन हो या फिर हमारा कोई प्रीसियस सा ऑब्जेक्ट, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ के लोगों की थॉट ही ऐसी बन चुकी है कि दूसरों चीज़ों को त्याग के ही हम पावरफुल बन सकते हैं। अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे 3 ही गॉड्स हुए हैं जिन्होंने की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम को अचीव किया है, राइट। और इसके बाद सॉर्ड गॉड और तुमने दोनों ने ही ये करने के बाद डिवाइन थ्रोन के लेगेसी को इनहेरिट किया, तो लॉजिक के हिसाब से तुम लोगों की तरह मार्शल गॉड ने भी डिवाइन थ्रोन के लेगेसी को इनहेरिट किया होगा। तुम तीनों ही गॉड्स ने नेचर के लॉ को समझा डिवाइन थ्रोन के लेगेसी की हेल्प से, जिसको कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम कहते हैं, क्योंकि तुम लोग सेंट्रल प्लेन्स के लोग हो। लेकिन मैं डिफरेंट हूँ। तुम लोगों को साइंस के बारे में नहीं पता लेकिन मुझे पता है। डीमन गॉड बोलता है क्या डिफरेंस है, मुझे भी तो बता। मेरी दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए डिज़ायर ना रखना और किसी से भी बात ना करना सिम्टम है कि तुम प्रकृति से ही ऐसे हो या फिर तुम किसी चीज़ के लिए काबिल नहीं हो। मेरी दुनिया में नेचर को समझना और इसको पूरी तरीके से कॉन्करर कर लेना, आसमान में जो ये स्काई है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना और रिसर्च करना और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा यूनिवर्स में दूर तक पहुंचना और उसको एक्सप्लोर करना, ये सारे वो कॉन्सेप्ट और थॉट्स हैं जो कि हम जैसे मॉडर्न वर्ल्ड के पीपल में होता है। जो कि बातों को डीमन गॉड जैसे ही सुनता है ये एकदम ही हैरान होते हुए बोलता है मून को एक्सप्लोर करना, यूनिवर्स में दूर तक पहुंचना, अबे तू क्या क्या बोल रहा है। जो फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है तो इसीलिए ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से मैं उस पीछे छोड़े गए डिवाइन थ्रोन को अच्छे से समझ सकता हूँ। अब तो ये क्लियर भी हो चुका है कि उसने जो वो लेगेसी छोड़ रखी है उसमें कोई मार्शल अडेप्टेशन नहीं है जो कि नेचर के लॉ को ओबे करती है और उसको अपने प्रति अनुकूल बनाती है, बल्कि ये एक ट्रांसेंडेंट की लालच थी जो कि इस लॉ को डोमिनेट करना चाहता था और इसको तोड़ के यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। रिजल्ट के तौर पे मेरी जो मार्शल आर्ट स्किल है जब वो पूरे पीक पे पहुंच जाएगी तब मैं उसको कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं बोल सकता। अब तो वो कोई और सी ही चीज है। और भाई जो की बातों को सुन के डीमन गॉड का रिएक्शन देखो, जो फिर आगे कंटिन्यू करता है और बोलता है इस तरीके की समय में छेड़छाड़ इवन मेरे इंटेंट के साथ भी जब पॉसिबल है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बाउंडलेस स्टेज पे ही हूँ अनफेथमेबल रियलम के, तो फिर सोचो जरा उस बंदे का क्या जो कि डिवाइन थ्रोन करके बुला रहा था। इवन अगर अभी के टाइम पे मेरे पास कोई बंदा आया और वो कहा कि कोई बंदा आया और टाइम और स्पेस को पार करके वो कोई और ही डायमेंशन में चला गया, तो मैं इस बात के ऊपर भी बिलीव कर लूंगा। मुझे लगता है ये कोई बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं होगी अगर मैं उसको अभी एक ट्रू गॉड बोलता हूँ तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं हेवनली डीमन ट्राइसॉर्ड को यूं ही केयरलेसली इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं, लेकिन मुझे भी नहीं पता इसको कहते क्या हैं, सोल या फिर स्पिरिचुअल पावर या फिर जो भी कुछ। मुझे ऐसा लगता है मेरी जो टोटल स्पिरिचुअल एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, बल्कि फिजिकल वाली बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। डीमन गॉड जो की बातों को सुन के हैरान होते हुए बोलता है तुमने पहले से ही कैजुअलिटी के कंसंट्रेशन को फील करना स्टार्ट कर दिया है, वाह क्या बात है भाई। जो डीमन गॉड की बात को सुन के बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ कैजुअलिटी, वो कौन सी चीज है। डीमन गॉड बोलता है अगर कोई ह्यूमन की एबिलिटी इस वर्ल्ड में जितनी परमिटेड है उससे ऊपर चली जाती है तो रियलम ऑफ लॉर्ड्स बीच में आते हैं और उसके ऊपर सोल बैंड को प्लेस करके उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन रुको जरा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलती है। तुम पहले से ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को खोए जा रहे हो, बल्कि तुम्हारे ऊपर अभी तो सोल बैंड है भी नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है तब तो इसका एक ही मतलब
मतलब है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी सेज लेवल को रीच कर चुकी है। तो ये कारण था जिसकी वजह से रियलम ऑफ इमॉर्टल लॉर्ड्स तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों की वजह से अब तुम और ज्यादा एक ह्यूमन नहीं रहे। जो डीमन गॉड के सेज वाली बातों को सुन के सोचता है, जब मेरे एंसेस्टर राइटियस हेवनली ब्लड जेड में मुझसे पहली बार मिले थे तब वो मुझे भी देख करके एकदम हैरान हुए थे कि मेरे पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एकदम ही सेज के बराबर है। सोल का एक ऐसा लेवल जिसकी वजह से इमोर्टल्स को भी उसके ऊपर नजर बनाए रखना इम्पॉसिबल कर देता है। क्या सच में सेज लेवल का सोल होना इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है? डीमन गॉड बोलता है, हाँ बिल्कुल इनक्रेडिबल है भाई। वो लोग भी तो सेज रियलम तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी और बंदे के पास भी उनके जैसा ही एकदम ही सेम सोल होगा, जबकि वो बंदा एक ऑर्डिनरी पर्सन है। और भाई यहाँ पे डीमन गॉड जिसको वो करके रेफरेंस कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया नहीं जाता। अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट पढ़ लूंगा और उन लोगों को शॉर्ट आउट दे दूंगा। डीमन गॉड बोलता है, भले ये कितना ही स्लो क्यों ना हो रहा हो, ये सच में बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रेंज है। यहाँ पे ऐसा कुछ कारण है ही नहीं जिसकी वजह से तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी यूं ही कंज्यूम हो जाएगा। जो सोचता है, आखिर मैं ये स्ट्रेंज से फिनोमेना के बारे में क्या ही बोलूं, आखिर मेरी ये स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे खत्म हो जाती है जब भी मैं हेवनली डीमन ट्राइसॉर्ड को यूज करता हूँ। डीमन गॉड बोलता है, जब तक कि हम रीजन का पता नहीं कर लेते तब तक ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम हेवनली डीमन ट्राइसॉर्ड को अभी के लिए सील करके यूं ही रख दो। स्पिरिचुअल एनर्जी का यूं ही धीरे धीरे करके खत्म होना कोई हल्का मैटर नहीं है जिसको कि यूं ही हल्के में ले ले। डीमन गॉड की एडवाइस पे जो बोलता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद पीछे से वही पहले वाला बुढ़ा आता है और बोलता है, तुम्हारे ये सेज रियलम वाले स्पिरिचुअल एनर्जी से ये बड़ा ही आसान है कि तुम अपने स्पिरिचुअल बॉडी में भी एग्जिस्ट कर लोगे। तो फिर आखिर तुमने अब तक अपने एंसेस्टर को बचाने के बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं? जो ये सुनते ही हैरान होते हुए बोलता है, आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं अंदर जाकर के उनको बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। बड़ो बोलता है, बिल्कुल तुम्हें बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा बस खर्च करने को तैयार होना है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी मेमोरीज के हिसाब से इनको जज करूं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ही वैल्यूएबल तो हैं। जो बोलता है, लेकिन क्या आपने मुझसे पहले नहीं कहा था मेरे एंसेस्टर कोई एक अननोन सी स्पेल में फंसे हुए हैं? जब तक कि मैं उस स्पेल को तोड़ नहीं सकता, राइटियस हेवनली ब्लड जेड के अंदर जाना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को खर्च करके एकदम ही बर्बादी ही है। बुढ़ाऊ बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तक कि मैंने तुम्हारी ये स्वॉर्ड को नहीं देखा था, और तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हें भी नहीं पता है तुम जो ये हेवनली डीमन ट्राई स्वॉर्ड सीख रहे हो वो कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है। जो ये सुनते ही अपने जगह से खड़ा होता है और बोलता है, माफ कीजिए लेकिन आपका ये कहने से क्या मतलब था? आखिर ये हेवनली डीमन ट्राइसॉर्ड की कौन सी बातें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता? बुढ़ऊ बोलता है, नो मैटर कोई स्पेल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर कोई चीज जो कि स्पेस और टाइम तक को बर्बाद करके रख सकती है उस पावर से ये चीज तो जरूर से ही टूटेगी। इसके ऊपर भी इस स्पिरिचुअल रियलम में कैजुअलिटी का भले ही कोई भी रिस्ट्रिक्शन क्यों ना हो यहाँ पे वर्क नहीं करता। जो बोलता है, एक वर्ल्ड जिसके अंदर की कैजुअलिटी का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो फिर मुझे बताइए कि आखिर मुझे करना क्या पड़ेगा इस ब्लड जेड के अंदर जाने के लिए? बुढ़ऊ बोलता है, ये चीज तुम्हारे लिए खुद से ही करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होगा क्योंकि तुम्हारा और ब्लड जेड का पहले कोई कनेक्शन था ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी बॉडी एकदम ही मुर्दों की तरह होगी जिसके अंदर की कोई भी सोल है ही नहीं, तो इसीलिए तुम्हारी बॉडी को तुम्हें कुछ ऐसी जगह पे छोड़ना चाहिए जहाँ पे तुम्हें कम से कम प्रोटेक्शन तो मिले ही। जो ये सुनते ही एकदम खुशी में चिल्लाते हुए बोलता है, वो सभी चीजें ठीक है, आप बस मुझे अंदर भेजिए। बुढ़ऊ ये सुनते ही एक जादू मंत्र को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा नाच करता है और उसी के साथ जो को एक बहुत ही बढ़िया से एनिमेशन के साथ वो जो हेवनली पर्ल होता है उसके अंदर खींच लेता है। जो फिर हेवनली पर्ल के अंदर आने के बाद अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है, थोड़ा सा समय को खर्च करना मेरा कद्दू। ये जो इतना थोड़ा सा समय था इसमें तो उससे भी कई गुना ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हुआ जितना कि मैं हेवनली डीमन डांस ऑफ एनहाइलेशन में परफॉर्म करता हूँ। जो ये बोलने के बाद एल्डर सॉर्ड गॉड को याद करता है और बोलता है, एल्डर अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार मैं आपके वॉइस को इतने लंबे समय से सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ जब से आपने मेरी बॉडी के पोजीशन को छोड़ा है।
जो कि ये सोचने के बाद इसकी पूरी विजन क्लियर होती है, जिसके सामने की ढेर सारे शैडोज में बहुत सारे लोग खड़े हो रखे होते हैं और वही होते हैं वो हेवनली डीमन और उसके एल्डर्स, जिनको कि देख करके जो बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है आपको यूँ पर्सन टू पर्सन देख करके, आप सभी से मिलके अच्छा लगा एल्डर्स। बुढ़ाऊ जो कि शकल को देख करके बोलता है तो ये है तुम्हारा ट्रू अपीयरेंस। जो ये सुन के बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके कहने का मैं मतलब समझा नहीं। जो ये बोलने के बाद अपने तलवार को आगे करता है और उसमें अपने चेहरे को देखता है, जिसमें कि उसका चेहरा उसके पुराने वाले बॉडी के जैसा होता है। डीमन गॉड जो के शकल को देख करके हंसते हुए बोलता है आखिर किसने ही सोचा होगा तुम्हारा ये जो ओरिजिनल अपीयरेंस है वो इतना ज़्यादा अगली होगा। जो ये सुन के चिढ़ते हुए बोलता है हाँ तो तू मेरे से कौन सा अच्छा दिखता है। डीमन गॉड ये सुन के गुस्से में बोलता है ऐसे बकवास करना बंद कर, जब मैं यंग था ना तब मेरे पे जितनी भी औरतें थी वो लाड़ पटपकाया करती थी मुझे देख करके। जो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, वैसे मेरे एंसेस्टर कहाँ है वो मुझे बताओ। बड़ो ये सुनते ही आगे आता है और एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पे आसपास ढेर सारे स्पेस के पार्टिकल उड़ने लगते हैं, जिसको देख करके बुढ़ाऊ बोलता है इससे डरो मत, ये बस एक स्पेस ट्रांसफर टेक्निक है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे पार्टिकल में बन के गायब हो जाता है और कहीं और ही दूसरी जगह पे वो सारे के सारे एक साथ ही टेलीपोर्ट होते हैं। फिर जो टेलीपोर्ट होने के बाद बोलता है आपकी ये जो मैजिक आर्ट है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। बुढ़ाऊ बोलता है इस आर्ट को कहते हैं थ्रू अर्थ श्रिंकेज आर्ट, और ताओइज्म में अभी के टाइम पे जितनी भी सीक्रेट टेक्निक यूज़ होती हैं उन सभी को ही अर्थ श्रिंकेज टेक्निक कहा जाता है, जो कि और कुछ नहीं अर्थ श्रिंकेज आर्ट का बस एक इमिटेशन है। जो ये सुन के सोचता है ओहो तो ये है रियल वर्जन फेमस अर्थ श्रिंकेज टेक्निक का। जो ये सोचने के बाद आसपास की जगह को देखता है जहाँ पे एक तरफ उसके सारे इंसेक्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी मंत्र में लिपटे हुए लटके हुए होते हैं। जो फिर एल्डर काव काव की तरफ देखता है और सोचता है सेंट्रल प्लेन्स के एब्सोल्यूट रूलर, जिनको कि कभी ओवरलॉर्ड भी कहा जाता था और इन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर राज किया है, और इनकी जो इमेज है वो लोगों के बीच में भी एक ड्रैगन वाली है। अभी जब मैं इनके सामने खड़ा हो रखा हूँ तो ये मुझे ऐसे वाइब दे रहे हैं जैसे कि ये लोग किसी अलग ही डिफरेंट ही क्लास से आते हैं। एल्डर सॉर्ड गॉड, अब जब मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है आखिर मैंने अपने मन में इनके लेवल को लेकर के कितनी बड़ी गलत फैमिली पाल रखी थी। अब मुझे फील हो रहा है इनके नाम के पीछे वो जो गॉड लगा है उनकी मेजेस्टी कितनी बड़ी है। इनकी हेवन रीचिंग पावर को देख करके मैं इन चीज़ों को एक ही शब्द में कहना चाहूँगा, ये मुझे एक इनविंसिबल वाली फीलिंग दे रहे हैं। एल्डरमैन सांगजो, इनकी ये अथाह आंखों को देख करके लगता है इन्हीं आंखों के अंदर इस पूरी पूरी दुनिया की विजडम समा रखी है। इनको देख करके ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई अलग ही डिफरेंट ही डायमेंशन में शक कर लिया गया हूँ। और यही सभी बातें सारे बचे हुए एल्डर्स के लिए भी है, जिनको देख कर कि मैं इमीडिएटली बता सकता हूँ इनकी कल्टीवेशन और अचीवमेंट इतनी ज़्यादा है जिनको कि कोई एक ऑर्डिनरी सा पर्सन अपनी ड्रीम में भी रीच करने की सोच नहीं सकता। जो जब ये सोच रहा होता है तो इसकी नज़र पड़ती है इन सभी एल्डर्स को फंसाने वाली उस सील के ऊपर, जिसको देख करके बोलता है आखिर ये कौन सी चीज़ है। जो कि बात में बुढ़ाऊ बोलता है अगर मुझे पता होता कि ये कौन सी चीज़ है तो फिर मैं इसको सबसे पहले तोड़ कर रख देता। ये मेरा पहली बार है कि मैं इतना ज़्यादा मिस्टीरियस और इतना ज़्यादा बड़ा मैजिक को देख रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में। डीमन गॉड बोलता है ये जो नेट है सिर्फ और सिर्फ इनके स्पिरिट को ही नहीं बंद करके रखी है, बल्कि ये भी प्रिवेंट करती है कि इनको कोई भी फिजिकल फोर्स ना टच कर सके। जो ये सुन के बोलता है ऐसा लगता है कि तुमने इसको पहले तोड़ने की ट्राई कर रखी है। डीमन गॉड बोलता है बिल्कुल मैंने कर रखी है, मैंने अपने डिवाइन डिमोनिक आर्ट को इसके पूरे पूरे फुल पावर पे इस्तेमाल किया, लेकिन ये करने के बावजूद मैं इसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं डाल पाया। जो ये सुन के डीमन गॉड की तरफ देखता है और सोचता है डीमन गॉड जो कि खुद एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम का मार्शल आर्टिस्ट है वो एक स्क्रैच तक नहीं डाल पाया। इवन जब मैं इसके बस बगल में खड़ा हो रखा हूँ तो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है जो कि मुझे सफोकेट करके यहीं के यहीं ख़त्म
कर सकती है। जो ये सोच के एक साय करता है, फिर अपने तलवार को निकाल करके हेवनली स्वॉर्ड फ्लो का 7th मूवमेंट वर्ल्ड कॉन्करिंग स्ट्राइक से अटैक कर देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका तो होता है, लेकिन उस इतने बड़े धमाके के बावजूद उस सील के ऊपर एक स्क्रैच क्या एक खरोंच तक नहीं आती। अब भाई जो ये देख करके हैरान होते हुए बोलता है, डैम, हेवनली स्वॉर्ड फ्लो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट भी इसको जब नहीं तोड़ पाया तो आखिर इसको तोड़ कौन सी चीज पाएगी। और ये बोल के सोचता है, आखिर किसने ही सोचा होगा ये मैजिक इतना ज्यादा अमेजिंग होगा। अब भाई यहाँ पे मेरे को जो की गधापंती देखने को मिली। मैं चूंकि है जो को एकदम समझदार आदमी मानता था, लेकिन ये तो चूतियापंती कर रहा है। भाई जब वो डीमन गॉड बोला कि मैं उसको नहीं तोड़ पाया तो तू क्या झांट उखाड़ पाएगा, तो ये फालतू की कोशिश कर क्यों रहा है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बर्बाद क्यों कर रहा है। लेकिन चलो छोड़ो भाई, अब ऑथर को जाकर के गालियां तो दे नहीं सकते, तो स्टोरी को ही एंजॉय करते हैं। अब भाई जो की हरकतों को देख करके बढ़ाऊ चिल्लाते हुए बोलता है, तुम गधे मार्शल आर्टिस्ट कहीं के, नॉर्मली अगर तुम किसी भी बाइंडिंग को यूं ही फोर्स के साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जाती है। और मोजिन, आखिर तू इस बच्चे को क्या टीच करने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुझे इस मैजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और भाई हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हेवनली डीमन का नाम क्या है, उसका नाम है मोजिन, और तुम इसको याद रख सकते हो, शायद से हो सकता है तुम्हारे यूपीएससी में आ जाए। बुड्ढे की बात को सुन के डीमन गॉड की फटती है और ये कुत्ते की तरफ बिलखते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए एल्डर। दूसरी तरफ जो इनके कन्वर्सेशन को देख करके सोचता है, इनको थोड़ी सिंपली रिस्पेक्ट से ट्रीट करने के बजाय, क्योंकि ये एक इंसेक्टर हैं, डीमन गॉड ऐसा देख करके लगता है उनके द्वारा पूरी तरीके से ओवरपावर कर लिया गया है। क्या इसका मतलब ये है ये ताओइस्ट जिसको कि च्योन वुजा कहा जा रहा है, यहाँ पे डीमन गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बुढ़ऊ चिल्लाते हुए बोलता है, इस स्पेल को फिजिकल फोर्स से डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हें जरूर से ही इसके कोर के ऊपर स्ट्राइक करना पड़ेगा, जो कि इस स्पेल के अंदर पावर को चैनल करने का काम करती है। और अब तक तो मैं भी इस टेक्निक के कोर को फाइंड नहीं कर पाया हूँ, तो फिर आखिर तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई इसको एकदम ही बर्बाद करने की। जो बुढ़ऊ के चिल्लाने की आवाज को सुन के उस स्पेल की तरफ देखता है, जहाँ पे उसको वही चीज नजर आती है, इन्फिनिटी वाला साइन, जिसको देख करके जो बोलता है, क्या ये वही चीज है कोर जिसके बारे में कि आपने मेंशन किया था। बुढ़ऊ ये सुन के पसीना पसीना होते हुए बोलता है, हैं क्या बोला बे बच्चे। बुढ़ऊ जो के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, चल अब जल्दी से बता तू वहां पे क्या देखा अभी। जो बुढ़े की बात को सुन के सोचता है, क्या जिसको मैथ नहीं आती उसको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। जो ये सोच के बुढ़े से बोलता है, जब मैं शॉर्ट टर्म में था तब मेरे को एक डिवाइन थ्रोन की लेगेसी मिली थी, उसके बाद वही ब्ला 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 शॉर्ट टर्म की कहानियां। फिर थोड़ी देर बाद जब जो पूरी कहानी बता देता है, तो बुढ़ऊ जो की कहानी को सुन के हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इस वर्ल्ड को अर्थमेटिक सिंबल्स के तौर पे देख सकते हो। जो बोलता है, हाँ बिल्कुल। बड़ो ये बोलने के बाद सोचता है, ये वर्ल्ड को एक अर्थमेटिक सिंबल के तौर पे देख सकता है, लेकिन उससे भी पहले आखिर किसने ही सोचा होगा कि वर्ल्ड को एक नंबर के तौर पे भी देखा जा सकता है। बड़ो ये सोच के जो से बोलता है, तो फिर मुझे बताओ आखिर कौन से सिंबल को तुमने देखा था वहां पे। जो बोलता है, उसका मतलब है एक ऐसा नंबर जिसको कि मेजर किया ही नहीं जा सकता, एक इमेजरेबल नंबर जो कि इस सेंट्रल प्लेन्स में सबसे बड़ा नंबर है अर्थमेटिक में, जिसका मतलब है इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी के अलावा और कोई बढ़िया तरीका ही नहीं है जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इस सेंट्रल प्लेन्स की स्टाइल में। बड़ाओ ये सुन के शॉक हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बड़ाओ हमें एक्सप्लेन करता है, किसी मैजिक कोर का पावर सप्लाई अगर इन्फिनिटी होता है तो उस जैसे मैजिक कोर को कोई ह्यूमन कैपेबल ही नहीं है जो कि कंट्रोल कर सके। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोर पे जो पावर होती है वो एकदम ही प्रोपोर्शनल होती है कास्टर के मैजिक पावर से। और अगर ऐसी कोई चीज़ अगर पॉसिबल भी हुई तो फिर इस चीज़ को कोई ऐसा ही कर सकता है जो कोई एक ट्रांसेंडेंट बीइंग हो या फिर एक गॉड लाइक बीइंग हो जो कि इस चीज़ को कास्ट कर सके। तो फिर इसका मतलब ये है, ये जो मैजिक है वो एकदम ही सेम लेवल है उस लेजेंडरी 9 हेवन मिस्टीरियस सूत्रा के।
इसके बाद हमें जो का भी पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है मैंने भले ही कहा कि ये इन्फिनिटी है, लेकिन ये तो सच में पूरी तरीके से पागलपंती भरा है। नो मैटर कोई एक मार्शल आर्ट कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मैंने अब तक उन सभी को ही मैथमेटिकली एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता हुआ आया हूँ। लेकिन ये मेरा पहली बार है कि मैं वो सिंबल इन्फिनिटी का देख रहा हूँ मेरे हेवनली सॉर्ड ओमनीपोटेंट फिजिक के साथ भी। भले ही मेरी हेवनली डीमन ट्राई सॉर्ड कितनी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो कोई इन्फिनिटी को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती ना। जो ये सोच के बोलता है मुझे नहीं लगता मेरे सॉर्ड्समैनशिप के साथ ये पॉसिबल भी हो सकता है। जो की बातों को सुन के डीमन गॉड बोलता है नहीं, भले ही ये इन्फिनिटी वाली पावर क्यों ना हो, ये इस वर्ल्ड के लॉ को तो एस्केप नहीं कर सकती ना। तुम्हारी वो सॉर्ड जो कि टाइम एंड स्पेस को भी बेंड कर सकती है, लॉज को तोड़ सकती है, वो जरूर से ही इसको डैमेज करेगी। जो ये सुनने के बाद अपनी आंखों को बंद करता है और सॉर्ड को निकाल करके वो हेवनली फायर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि इसकी आंखें पर्पल हो जाती है। और ये देख करके डीमन गॉड खुश होते हुए बोलता है हेवनली फायर के सोल को रिफाइन करना, जिससे कि हेवनली साइथ रिवील हो गई, बहुत अच्छे। डीमन गॉड के ये बोलने के बाद हमें जो को दिखाया जाता है जो कि उस फायर को अच्छे से फैलाता है और उसको अपने तलवार के ऊपर फोकस कर करके अपनी वो स्पेस से बनने वाली बॉल के पावर का इस्तेमाल करता है और उससे ढेर सारी स्पेस वाली बॉल बना के उस लॉक के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई जो कि उस अटैक से वो जो सील होता है उसमें ढेर सारी क्रैकें पड़ने लगती है, फिर अचानक से टूटता है और उसमें से ढेर सारी पावरों का एक सर्ज निकलता है। डीमन गॉड जो कि उस टेक्निक को देख करके सोचता है हम दोनों ने ही सेम स्टोन टैबलेट से इस टेक्निक को सीखा है, तो फिर इसकी टेक्निक मेरे से इतनी ज्यादा डिफरेंट कैसे है। बुढ़ाऊ सोचता है आखिर ये किस तरीके की एनर्जी है, क्या इसे सच में पावर ऑफ लॉ कहा जा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है फाइनली उस सील के अंदर से एक ढेर सारी एनर्जी का सर्ज निकलता है, जिसको देख करके जो चिल्लाते हुए बोलता है जरा ध्यान से। फिर उस एनर्जी को रोकने के लिए हेवनली सॉर्ड फ्लो का वर्ल्ड डोमिनेशन सॉर्ड वॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो जो सील के अंदर से एनर्जी निकली थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जो का जो सॉर्ड वॉल होता है वो एकदम ही धड़ल्ले में टूट जाता है, जिसको देख करके बुढ़ाऊ आगे आता है और अपने प्रोटेक्टिव ब्लैक टॉर्टोइस आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। फिर ये देख करके डीमन गॉड भी आगे जाता है और अपने डिमोनिक रिंग हेवन डीमन फ्लेम वॉल का इस्तेमाल करता है और ये दोनों ही मिलके उस सील के अंदर से जितनी भी एनर्जी निकली थी वो सभी के सभी एनर्जी को रोक लेते हैं। फिर उस एनर्जी के निकल जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो सील के अंदर धीरे धीरे क्रैक आने लगते हैं और फाइनली वो सील पूरी तरीके से टूट जाती है। बड़ाओ ये देख करके हैरान होते हुए बोलता है तू तो सच में एक मॉन्स्टर निकला रे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई एक मैजिक टेक्निक जिसको कि डिवाइन पावर से बनाया गया हो उसको सिर्फ और सिर्फ प्योर मार्शल आर्ट से तोड़ देगा कोई। जो इस पे अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखता है और बोलता है देख करके लगता है कि हम सक्सेस हो चुके हैं। बुढ़ाऊ बोलता है बिल्कुल हुए हैं भाई, तेरी मेहनत फल लाई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मंत्रों वाली जितनी भी बेड़ियां होती है वो सारी सारी बेड़ियां टूटती है, जिससे कि सारे के सारे एल्डर्स भी अपने नीचे आ जाते हैं। और वो देख करके जो सीधा भागते हुए उनके पास जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है एल्डर सॉर्ड गॉड, एल्डर काओ काओ, आप लोग कैसे हैं, आप लोग ठीक तो है ना। जो कि ओरिजिनल अपीयरेंस को देख करके एल्डर मैंगडे बोलता है ओए लड़के तू कौन है, तू यहाँ पे कैसे आ गया। सॉर्ड गॉड बोलते हैं एक मिनट कहीं तू। अब भाई सॉर्ड गॉड जैसे ही रियलाइज करते हैं ये चूतिया लड़का और कोई नहीं जो ही है, तो ये चिल्लाते हुए बोलता है अब एक गधे कहीं के, तेरी यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई और आखिर तू यहाँ पे आया कैसे। एल्डर मैंगडे बोलते हैं ओहो देखो तो सही, ये तो हमारा जो हुआ ही है। इसके बाद जब एल्डर काओ काओ की नजर अपने सामने खड़े डीमन क्लैन के लोगों के ऊपर पड़ती है तो उनको देख करके सोचते हैं ये सारे के सारे ही सेज लेवल के स्पिरिचुअल लेवल को पोजेस करते हैं, लेकिन आखिर ये हमारे जो क्लैन के राइटियस हेवनली ब्लड जेड के स्पिरिट रियलम में आए कैसे। फिर हमें डीमन गॉड का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जो कि सॉर्ड गॉड को देख करके सोचता है इनक्रेडिबल,
ये पर्सन सच में डिजर्व करता है सॉर्ड गॉड कहलाना। इसके बाद जो क्लैन का एक एल्डर जो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ओए गधे कहीं के, तू एक ऐसा बंदा है जिसके कंधे पे जो क्लैन की पूरी पूरी जिम्मेदारियां हैं उसको अभी और भी बड़ा बनाना है। आखिर तू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूं ही केयरलेसली कैसे खर्च कर सकता है? और इसके साथ ही तू ही वो चूजन वन है जो कि इस वर्ल्ड को क्लैमिटी से बचाएगा। इसके बाद जो क्लैन का एक और एल्डर बोलता है, ह्यूमैनिटी का उठना और डूबना सारी की सारी चीजें तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करती है, तो फिर आखिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है स्पिरिचुअल एनर्जी का कंजप्शन कोई जोक है? जो अपने एंसेस्टर की बातों को सुन के सोचता है, इनकी नैगिंग से जो ये इंटेंस प्रेशर आ रहा है जिसको कि मैं पहले सिर्फ और सिर्फ इनकी बातों में ही सुना करता था, वो कोई जोक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनकी बातों में मेरे लिए कितना प्यार है उस चीज को तो फील ही कर सकता हूँ। जो ये सोच के हंसते हुए बोलता है, ही, लेकिन मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया मेरे एंसेस्टर्स। इसके बाद एल्डर काव काव गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर कैसे कोई ऐसा बंदा जो कि ऐसी क्वालिटीज के साथ पैदा हुआ था जिससे कि वो एक ओवरलॉर्ड बन सकता है, वो अफेक्शन से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया? तू जो कि है अभी के टाइम पे वो कमीना यूडे से कुछ ज्यादा अलग नहीं दिख रहा है। जो एल्डर काव काव के गुस्से को देख करके सोचता है, एक मिनट रुकिए एंसेस्टर, आपको भी रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम में से उन्हीं कैरेक्टर के जैसा दिखना था जिससे कि मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, लियू बाई। आप आखिर उस जैसी अक्षमता की तुलना मुझसे कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को पता भी है मेरे को कितनी ज्यादा दिक्कतों को फेस करना पड़ा आप सभी को बचाने के लिए। एल्डर काव काव बोलते हैं, क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम्हें सच में सूडे से इतना ज्यादा नफरत है? जो बोलता है, एक मिनट, क्या आप सच में मेरे थॉट को अभी भी सुन सकते हैं? एल्डर काव काव जो की बातों को सुनने के बाद ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जितने भी सेजेस होते हैं उन सभी की स्पिरिट आपस में कनेक्टेड होती है। और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसा रियलम है जहाँ पे हम तुम्हारे थॉट्स को एकदम ही क्लियरली और एकदम तेजी में आवाज से सुन सकते हैं। लेकिन वैसे ये थ्री किंगडम कौन सी चीज है? एक मिनट रुको जरा, मेरे को खुद से ही देखने दो। ये बोलने के बाद एल्डर काव काव सीधा जो के मेमोरीज को ही देखने लगते हैं, जिसको देख करके जो चिल्लाते हुए बोलता है, रुकिए जरा, आखिर आप अचानक से मेरे मेमोरीज के अंदर क्यों झांकने लगे? फिर कुछ देर बाद जब एल्डर काव काव जो की मेमोरीज को देख लेता है तो ये एकदम गुस्से में भड़के चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर किस कमीने ने हिम्मत की ये करने की? आखिर कौन सा ऐसा कमीना है जो कि इस तरीके की एक बकवास से वर्ल्ड को इमेजिन करने की कोशिश कर सकता है? आखिर कैसे ये रेड क्लिफ के बैटल को इस तरीके से इमेजिन कर सकता है? क्या ये सच में पूरी तरीके से पागल हो चुका था? और आखिर ये गुआन यू अपनी जिंदगी के लिए ऐसे भीख कैसे मांग सकता है? जो एल्डर काव काव को यूं गुस्सा करता देख करके बोलता है, रुकिए जरा, लेकिन अभी के टाइम पे वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एल्डर काव काव बोलते हैं, मुझ जैसे एक किंग के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो और कौन सी चीज होगी इम्पोर्टेंट? इसके बाद भाई ये एल्डर काव काव जो से इस कहानी के एक और पहलू को लेकर के लड़ने लगता है, जिसके बारे में कि मैं भाई तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा 18+ हो जाता है। और भाई ये पीछे की 2-3 मिनट जो मैंने फालतू की बकवास करी है वो मैंने इसीलिए कर दी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि ये वीडियो अभी के टाइम पे उतनी लंबी नहीं हुई है, वरना तो कहानी की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। बुड्ढा आगे आता है और बोलता है, मैं कोई ऐसा हूँ जिसको कि जियांगो के अंदर चियोन वूजा के नाम से जाना जाता है। मैं आप सभी को ही डोकोगो फैमिली के बिहाफ पे ग्रीट करता हूँ। चियोन वूजा इस नाम को जैसे ही एल्डर काव काव और एल्डर मैंगडे सुनते हैं ये एकदम ही हैरान हो जाते हैं। फिर हमें ये चियोन वूजा के बारे में बताया जाता है। हेवनली इमोर्टल सेक्ट एक ऐसा लेजेंडरी ताओइस्ट का सेक्ट जिसको कि पास डाउन किया गया था रियलम ऑफ इमोर्टल लॉर्ड्स के द्वारा एंशिएंट टाइम्स में। भले ही इसका नाम जियांगो के ज्यादातर लोगों के लिए मिस्ट्री ही रहा, लेकिन हेवनली इमोर्टल सेक्ट एक ऐसा जगह था जहां से सुप्रीम इमोर्टल्स रियलम ऑफ इमोर्टल लॉर्ड्स की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जन्मे थे। और ये हेवनली इमोर्टल सेक्ट का सेक्ट लीडर और कोई नहीं बल्कि यही चियोन वूजा है। एल्डर मैंगडे फिर बोलते हैं, ओहो, तो मैंने हेवनली इमोर्टल सेक्ट के चियोन वूजा के बारे में सुन रखा है जो कि सुप्रीम इमोर्टल
रैंक तक पहुंच चुका था अपने हेवनली मैजिक और ताओइस्ट एनर्जी के साथ, लेकिन आप इस जैसी जगह पे कैसे आ गए? बुढ़ाऊ चियन बोलते हैं, इवन यहाँ पे तो ग्रेट ओवरलॉर्ड और गॉडली मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, तो फिर मेरे बारे में कौन सी इनक्रेडिबल बात है? एल्डर मैंगटे बोलते हैं, आप एक ग्रेट इमोर्टल है जो कि रिप्रेजेंट करता है रियलम ऑफ इमोर्टल लॉर्ड्स को सर चियन वूजा। आखिर आप जैसी एक हस्ती से हमारा जैसे इंसान खुद को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बुढ़ाऊ चियन बोलते हैं, अब जबकि मैं सुप्रीम रियलम में अब तक एंटर नहीं किया हूँ, तो मेरा जो सोल का एसेंस है वो अभी भी ह्यूमन कहलाया जा सकता है, तो इसीलिए मुझे अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। बुढ़ाऊ चियन की बातों को सुन के एल्डर मैंगडे बोलते हैं, मेरे ये कहने से कोई और मतलब नहीं था, मैं तो बस आपको रिस्पेक्ट दे रहा था। अब इनकी बकैती को देख करके बीच में एल्डर काका आते हैं और बोलते हैं, ऐसा हल्ला मचाना बंद करो हमारी पास्ट लाइफ की क्लासेस को लेकर के, तुम्हें इनके साथ उतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि हम इस स्पिरिट रियलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम सारे के सारे सेजेस ही हैं। अब यहाँ पर भी तुम रैंक्स के हिसाब से हर एक को डिवाइड मत करो। दूसरी तरफ जो एल्डर काका के एटीट्यूड को देख करके सोचता है, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे आप हैं जो कि ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि हायरिसी में आप सबसे ज्यादा टॉप पे हो, आप यहाँ पे एक बुली से अलग कुछ और नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद हेवनली डीमन आगे आता है और बोलता है, मैं आप में से राइटियस हेवनली ब्लड जेड के लॉर्ड से बात करना चाहूंगा। एल्डर काका बोलते हैं, जेड लॉर्ड, ये कौन सी चीज है? हमारे जो क्लैन में हायरिसीज का कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सिस्ट करता ही नहीं है। ओह, मुझे लगता है कि तुम्हारा मतलब है राइटियस हेवनली ब्लड जेड के ओनर से। डीमन गॉड बोलता है, क्या फर्स्ट सेज जेड लॉर्ड नहीं होता? क्या इसका मतलब ये है कि आपको जेड लॉर्ड की अथॉरिटी और उसके एबिलिटी के बारे में नहीं पता है? अब भाई जो क्लैन के एल्डर्स और एल्डर काकाओ जैसे ही फर्स्ट सेज अथॉरिटी और एबिलिटी के बारे में सुनते हैं, वैसे ही ये सारे के सारे एल्डर काकाओ की तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं। इसको देख करके एल्डर काका बोलते हैं, मुझे इन सभी चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, और आखिर मुझे इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता होगा? फिर ये बोलने के बाद एल्डर काका डीमन गॉड से बोलता है, अगर जेड लॉर्ड से तुम्हारा मतलब है फर्स्ट सेज के बारे में जिसने कि ब्लड जेड से सबसे पहली बार कनेक्शन डेवलप किया था, तो वो यही किंग है। लेकिन आखिर ये जेड लॉर्ड की अथॉरिटी और पावर क्या होती है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। डीमन गॉड ये सुन के बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि आपने खुद को कभी भी जेड लॉर्ड के तौर पे कंसीडर किया ही नहीं? एल्डर काका बोलते हैं, बिल्कुल सही, और ये तो मेरा पहली बार है कि जो कि मैं इन सभी चीजों के बारे में सुन रहा हूँ। डीमन गॉड बोलता है, अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपके पास शुरुआत से ही जेड लॉर्ड की कोई अथॉरिटी नहीं थी। एल्डर काका ये सुन के बोलते हैं, तुम्हारा ये कहने से क्या मतलब है? डीमन गॉड बोलता है, मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो बीड है वो आपको नॉर्मल तरीके से नहीं मिली। यही वो कारण है जिसकी वजह से आपको जेड लॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको ये जेड की ओनरशिप इसके क्रिएटर के द्वारा डायरेक्टली नहीं दी गई, तो फिर क्या इसका मतलब ये है आपने इस जेड को चुराया है? और भाई डीमन गॉड के ये कहने के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो चलो भाई, फाइनली मैंने 1 घंटे की वीडियो बना दी। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और ये अगली वीडियो उसको आने में शायद से हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ, बस यही कोशिश रहेगी। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।